हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद कबूल पाशा क़ादरी शुतारी मोतमद सदर मजलिस उलमाए दखन, मौलाना सैयद शाह अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी साहब अमीर जामी निज़ामिया, मौलाना सैयद अहमद हुसैनी क़ादरी साहब, मौलाना सैयद मुर्तज़ा पाशा औलिया हुसैनी साहब, मौलाना सैयद हसन इब्राहिम हुसैनी क़ादरी सज्जाद पाशा साहब, सज्जाद नशीन क़ादरी चमन, मौलाना सैयद निसार हुसैन हैदर आगा साहब, जनाब रहीमुद्दीन अंसारी साहब, मुनीरुद्दीन मुख्तार साहब, एडवोकेट अब्दुल अज़ीम साहब, मेरे मजलिसी रुफ़ा, अज़ीज़ दोस्तों, 7 अप्रैल के दिन जो वाक़या हुआ जिसमें एक मनसूबाबंद तरीक़े के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ जुडिशियल कस्टडी में जो 5 अंडर ट्रायल प्रिजनर्स थे, जिनको 2010 में गिरफ्तार किया गया था, आलेर के मुकाम पर नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट को उनको जो लाया जा रहा था, आलेर के मुकाम पर जुडिशियल कस्टडी में, जिसमें बस में 17 पुलिस वाले आर्म्ड एस्कॉर्ट पुलिस के थे, जिसकी क़ियादत एक RSI कर रहा था। जैसा कि अखबारात में ख़बर शाये हुई कि बाज़ाब्ता दोनों जानिब ट्रैफिक को रोक दिया गया। उसके बाद इन 5 अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को कोल्ड ब्लडेड मर्डर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, इनका खात्मा कर दिया गया। और उसके बाद पुलिस की तरफ से ये बयान आया कि इन 5 नौजवानों में से एक ने सबसे पहले बस से उसको उतरने की इजाज़त दी गई, और जब वो वापस बस में आ रहे थे, दाखिल हो रहे थे, तो आर्म्ड रिजर्व पुलिस के पास से हथियार छीनने की कोशिश की गई। और उसके बाद पुलिस का वर्जन ये है, कहानी ये है, जो सरासर झूठ है। उसके बाद पुलिस ने उन पर गोलियां चलाई। सवाल ये पैदा होता है कि ये 5 अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, जिसमें वक़ार, अमजद, जाकिर, हनीफ, इजहार खान, इन 5 के सीधे हाथ के ऊपर या बाएं हाथ के ऊपर हथकड़ी लगी हुई थी। उस हाथ को जिस कुर्सी पर उनको बिठाया गया था उस बस में, उस कुर्सी को जंजीर से बांध दिया गया। इनके एक पैर में जंजीर। सवाल ये पैदा होता है कि जिनको जंजीरों से बांधने के बाद वो कैसे पुलिस से हथियार छीनने की कोशिश करेंगे? ये कौन सा इंसाफ है कि जो जुडिशियल कस्टडी में है, जो अदालत की कस्टडी में है, जो एक मुकदमे में उनको लाया जा रहा है, जैसा कि अभी अब्दुल अजीम साहब ने कहा। मैं एक टीवी प्रोग्राम पर था तो एक साबिका DGP स्वरंजीत सेन साहब भी थे। मैंने उनसे कहा कि एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, आप और हम दोनों बैठकर एक बस में, आप भी अपने सीधे हाथ को हथकड़ी लगाइए, मैं भी लगाता हूं।
और जंजीर से आपके सीधे हाथ को और मेरे सीधे हाथ को बांध देंगे, किसी कुर्सी को, पैर को भी बांध देंगे। उसके बाद कोशिश करेंगे वो इंसास राइफल जो बच्चों के हाथ में रख दी गई, वो इंसास राइफल बगैर लोड करे नहीं चल सकती। अगर वक़ार पर इल्जाम था कि इसने दो पुलिस वालों को मारा, 2 पर गोली चलाई, तो कोई भी अगर कोई हथियार को इस्तेमाल करना जानता है, मुझे हथियार इस्तेमाल करना मालूम है, अगर आप मेरे लाइसेंस पिस्टल से हटकर मुझे कोई रिवॉल्वर देंगे तो मैं बराबर नहीं चला सकूंगा। इंसास तो दूर की बात है। दूसरी बात यह है कि अगर वाकई में मान लिया जाए पुलिस की बात कि किसी एक ने हथियार छीनने की कोशिश की, तो उसको गोली मारना था, 4 को जिंदा रखना था, तो तुम्हारी सच्चाई सामने आती। तुम 1 को मारना था गोली, 4 को जिंदा रखना था। तुम 2 को गोली मारना था अगर वाकई में तुम पर हमला हुआ। 17 पुलिस वाले 5 को नहीं संभाल सके। 17 के 17 बैठे हुए थे, जिनके हाथ और पैर जंजीर से बांध दिए गए। ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है। ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर में उनको मार दिया गया। मुश्तरका मजलिस अमल इसकी मजम्मत करती है। हमने हुकूमत से मुतालबा किया कि सीबीआई इंक्वायरी हो या एक बरसर खिदमत हाई कोर्ट के जज के जरिए इंक्वायरी करवाई जाए। यह इंसाफ का तकाजा है। हम सारी दुनिया को बताना चाहते हैं कि मरने वाले मुसलमान तो थे, मगर ये मुसलमानों का मसला नहीं है, ये इंसानियत का मसला है, ये उन लोगों का मसला है। याद रखो, अगर आज ये 5 मारे गए तो कल किसी और को भी मार दिया जाएगा। ये इंसाफ की लड़ाई है और इंसाफ का तकाजा यह है कि जिन लोगों ने इस तरह की हरकत की उनको सजा मिलनी चाहिए, और सजा उसी वक्त मिलेगी जब इंक्वायरी इंडिपेंडेंट हो, आजाद हो पुलिस से। पुलिस की तरफ से क्या बयान आया? जो जियो जारी किया गया, जियो नंबर 184, हमारे एक सहाफी दोस्त ने मुझे आज फोन करके बताया कि आपने जियो पढ़ा असद साहब? मैंने कहा पढ़ा मैंने। वो सहाफी होने के बावजूद भी मुझसे कहा कि देखिए, जियो में लिखा गया है कि टेरर ऑपरेटिव, यानी 5 के 5 टेरर ऑपरेटिव थे। हम पूछना चाहते हैं हुकूमत से, चीफ सेक्रेटरी ने जियो को जारी किया तो चीफ सेक्रेटरी साहब, क्या आपने तय कर लिया कि टेररिस्ट थे? इन पर इल्जाम संगीन थे, हम कह रहे हैं संगीन इल्जाम थे उन पर, पुलिस वालों के मारने के इल्जाम थे, मगर टेरर ऑपरेटिव कहां से लफ्ज आ गया? क्या कोर्ट ने उनको कन्विक्ट किया जो जियो में लफ्ज टेरर ऑपरेटिव इस्तेमाल किया गया? जब आप जियो जारी करते हैं एसआईटी का, जिसको हम कबूल नहीं करते, आपने लफ्ज टेरर ऑपरेटिव उसमें इस्तेमाल किया, तो क्या आजाद इंक्वायरी होगी? और उस एसआईटी का चीफ संदीप शांडलिया को बनाया गया, जो साउथ जोन में डीसीपी थे, संदीप शांडलिया साहब। आपको याद होगा 18 मई 2008 को मक्का मस्जिद में बम ब्लास्ट हुआ, 5 लोग शहीद हुए, 40 लोग जख्मी हुए, तो 4 लोग पुलिस की फायरिंग से ही मारे गए थे। उसके बाद एक सुधाकर नामी इंस्पेक्टर फलकनुमा और शायद मुगलपुरा के रामचंद्र रेड्डी को भी ट्रांसफर किया गया था। भास्कर राव कमीशन बनाया गया था, एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज का भास्कर राव जज के सामने संदीप शांडलिया ने यह एफिडेविट दायर किया था। यह एफिडेविट लाया हूं शांडलिया साहब, आप समझते हैं कि हम भूल जाते, हम नहीं भूलते। शांडलिया साहब का यह एफिडेविट है जिसमें शांडलिया साहब ने कहा कि आई संदीप शांडलिया, सन ऑफ बीडी शर्मा, एज 43 ईयर्स। ये तो गलत नहीं कह रहा हूं ना मैं। एफिडेविट में क्या कहा संदीप शांडलिया ने? फायरिंग 2008 की
18 मई की फायरिंग तो संदीप शांडिल्या ने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 2006 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की गई थी, कार्टून आयत किया गया था, मजलिस ने 2006 में 2 जलसे किए थे। फायरिंग है 2008 की, तो एफिडेविट में संदीप शांडिल्या कहते हैं कि 2006 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जलसा किया था। हाँ, हमने जलसा किया था। करेंगे अगर दोबारा रसूल की शान में गुस्ताखी होगी तो 1 नहीं 1 लाख जलसे करेंगे, तुम रोक सकते क्या? देख लो हमको। जलसा किया 2006 में तो गड़बड़ हो गई। और फिर शांडिल्या साहब ने यह भी कहा, एफिडेविट में भास्कर राव कमीशन के सामने कहा यह बात। और संदीप शांडिल्या की जिरा अब्दुल रहीम कुरैशी साहब ने क्रॉस एग्जामिनेशन किया। मुश्तरका मजलिस अमल की तरफ से शफीक महाजिर साहब वकील थे, मरहूम आदम मलिक ने भी उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन किया। आप ऐसे आदमी को एसआईटी का चीफ बनाते जिसने अपने एफिडेविट में कहा कि हाँ 19 मई को हमने रबर की गोलियां चलाई, अगर हम नहीं चलाते तो हम मर जाते, इसलिए हमने फायरिंग की। आपके पास, अरे कम से कम तुम झूठ तो बोलो, तो अच्छे तरीके से झूठ बोलो। तुम ऐसे ऑफिसर को एसआईटी का चीफ बनाए जो को कबूल नहीं है, एसआईटी तो कबूल ही नहीं है हमको, मगर संदीप शांडिल्या को आप बनाए। भास्कर राव कमीशन के सामने ये एफिडेविट संदीप शांडिल्या का, और संदीप शांडिल्या ये बोलते कि मुस्लिम नौजवान ऐसे बंडे फेंकते, इसमें लिखा हुआ है 130 माइल्स की स्पीड से बंडा फेंकते रहते हैं। आपके पास क्या स्पीड का मीटर है? 130 माइल से पत्थर फेंका गया। अरे वाह, फिर तो हमारे को फौज में दाखिल कर दो, रख दो कश्मीर के बॉर्डर पर हमको, हम देख लेंगे लखवी को, हाफिज सईद को, सबको देख लेंगे। मेरे को भी नहीं मालूम था कि हमारे नौजवानों में इतना ताकत है। एक फास्ट बॉलिंग का कैंप लगा देंगे यहां पर, हिंदुस्तान को फास्ट बॉलरों की जरूरत है। संदीप शांडिल्या साहब बोल रहे 120 to 30 माइल्स पर आवर बंडे फेंके गए। क्या कहा? सम ऑफ द सिविलियंस हु वर ट्राइंग टू असिस्ट द पुलिस also received injuries. Kamala Sanadi DCP also received injuries. A stone of 500 grams thrown at 100 and 120 kilometers per hour can maim and kill. आप इनको बना दिए। अब नहीं मालूम ये 300 की स्पीड से जाकर पुलिस को बोलेंगे नहीं बेकसूर। ये मजाक हमसे किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि चीफ मिनिस्टर ये एफिडेविट मंगाकर पढ़े भास्कर राव कमीशन के सामने, जो संदीप शांडिल्या साहब को बुलाया गया था इसलिए कि उस वक्त डीआईजी थे, बंदोबस्त के लिए उनको बुलाया गया था। पुलिस फायरिंग 18 मई की, मगर संदीप शांडिल्या साहब बोलते 2006। ये इनका इंडिपेंडेंस है, ये इतने आजाद है। कहां गए वो पुलिस के तमाम वो जो हटाए गए थे? कहां है सुधाकर? कहां है वो मोगलपुरे के इंस्पेक्टर? अब जब बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। अब कहां गए भास्कर राव कमीशन की रिपोर्ट? इसीलिए मुश्तरका मजलिस अमल ने चीफ मिनिस्टर से जाकर मुतालबा किया कि चीफ मिनिस्टर साहब समझो। आप चीफ मिनिस्टर के सामने हमने कहा, मिस्टर हमने कहा राव साहब, हम मेरा ताल्लुक मजलिस से है, हमारा मौक़िफ़ तेलंगाना के बारे में जो भी था सारी दुनिया को मालूम, और हमारा जो मौक़िफ़ सही था या गलत था वो मौरिख़ीन लिखेंगे। हो सकता है कि मैं जिंदा नहीं रहूंगा मगर मौरिख़ लिखेगा कि मजलिस का मौक़िफ़ गलत था या सही था। मगर मैंने चीफ मिनिस्टर के सामने हम तमाम ने कहा कि मिस्टर चीफ मिनिस्टर, तेलंगाना के हुसूल के लिए आपने अपनी जान को कुर्बान करने का इरादा कर लिया था। आप मरते मरते बच गए, आप भूख हड़ताल पर चले गए। आपके तेलंगाना के एजुकेशन में 400 बच्चों ने खुदकशी की, किसी की
जान नहीं ली। आपके एजिटेशन में हम इस बात को मानते हैं, बावजूद इसके हमारा कोई मौक़िफ़ अलग था मजलिस का, मगर कहीं पर फायरिंग होने नहीं दी। कैसे हुआ चीफ मिनिस्टर साहब, आपके मौजूदगी में यह वाकया कैसे हुआ? आप अपनी जान को कुर्बान करने को तैयार हो गए उसूल तेलंगाना के लिए। 400 बच्चे तेलंगाना के अपनी जान को दिए, बोले कि नहीं हम जान नहीं लेंगे, खुदकशी हमारे मजहब में हराम है, मगर उन बच्चों ने अपनी जान को कुर्बान किया। हम यही सवाल कर रहे थे, ये नहीं होना चाहिए था, क्यों हुआ? तो चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बहुत तकलीफ है मेरे को। मैंने कहा मिस्टर चीफ मिनिस्टर, आवाम ये जान रही है कि पूछ रही है कि आपकी इजाजत से हुआ है। तो चीफ मिनिस्टर ने कहा कौन कह रहा है, गलत है ये। हमने कहा इंक्वायरी ऑर्डर कर दो, फिर आप एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी ऑर्डर कर दीजिए, सीबीआई के हवाले करिए या एक सिटिंग हाईकोर्ट जज के जरिए करवाइए। और संदीप शांडिलिया साहब को एसआईटी का चीफ बनाया गया, उसमें शाहनवाज कासिम भी है और चादर घाट के कहां के सब लोग को लाया गया। हम पुलिस डिपार्टमेंट से एक सवाल करना चाहते हैं, हम पुलिस के दुश्मन नहीं हैं। हम पुलिस से पूछना चाहते हैं, बताओ तुम में और मुंबई की पुलिस में क्या फर्क है? आप तमाम लोग जानते हैं मुंबई में 26/11 का वाकया हुआ। अजमल कसब और एक दहशतगर्द गाड़ी में बैठकर स्कोडा गाड़ी में जा रहे थे, तो उसको रोका गया अजमल कसब को। तो अजमल कसब ने अपनी मशीन गन से और उसके साथी ने एक मशीन गन से, तुकाराम ओमले नाम का एक हेड कांस्टेबल था, तुकाराम ओमले ने उसको गोली मार दी। मगर उसके साथ जो पुलिस वाले थे उन्होंने कहा कि नहीं, अजमल कसब को नहीं मारेंगे, जिंदा पकड़ेंगे। हमने सारी दुनिया को बताया कि हिंदुस्तान की जमहूरियत यह है कि एक दहशतगर्द और उसके साथियों ने मिलकर जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान को आए थे, जिन्होंने मुंबई की रोडों पर ताज होटल में और दूसरे होटलों में मासूम हिंदुस्तानियों का कत्ल किया, हमने सारी दुनिया को बताया कि अजमल कसब को हम एक फेयर ट्रायल देंगे। ये हमारी जमहूरियत की कामयाबी थी। अजमल कसब पर मुकदमा चलाया गया, अजमल कसब को सजा दी गई। हमारे मुल्क ने कहा अजमल कसब तुम अपील करो, अजमल कसब सुप्रीम कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अपील सुनी और कहा कि नहीं तुम मुजरिम हो, उसको फांसी की सजा दी गई। तो सारी दुनिया ने, हम तमाम ने मिलकर कहा कि हाँ हम तो अजमल कसब से नफरत करते थे, मगर हमने अपनी नफरत को इंसाफ के दरमियान में आने नहीं दिया। नफरत अपनी जगह पर है, मगर इंसाफ का मौका दिया उसको कि जाओ अदालत जिंदा है, ये अदालत तुमको सजा देगी। अजमल कसब को अदालत ने सजा दी। तुकाराम ओमले की कुर्बानी को यहां की आम रिजर्व पुलिस ने रायगा जारी कर दिया। अगर आज तुकाराम ओमले की बेवा से पूछेंगे तो कहेगी कि हाँ मेरे शौहर ने अजमल कसब को जिंदा पकड़ा इसलिए कि हमारी अदलिया उस पर सजा देगी। ये 17 पुलिस वालों ने उन तमाम अदालत को, यह अदालत की तौहीन है। अदलिया क्यों खामोश है? जुडिशियल कस्टडी में इन बच्चों को मारा गया, अदालत को नोटिस लेना चाहिए, सो मोटो लेना चाहिए। 5 बच्चों को 17 लोग गोली चला दिए और जियो में लिखा गया कि एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, यानी गोलियां चली, कोई एक पुलिस वाला जख्मी हुआ, 17 में से किसी को खराश आई, 17 में से किसी को खराश आई तो बताओ, पेश करो मीडिया के सामने। हम तेलुगु मीडिया से अपील कर रहे हैं कि देखो ये मुसलमानों का मसला नहीं है, ये इंसाफ की लड़ाई है। आप एक तरफा मत लिखो, आप इंसाफ की बात करो। अगर अदालत वकार को, हनीफ को सजा देती तो हमको कोई इतराज नहीं होता कि हाँ अदालत ने सजा दी। पुलिस का काम नहीं है गोली मारकर किसी को सजा देना, वरना याद रखो हिंदुस्तान, हमारे पूरे मुल्क में अनारकी फैल जाएंगी। क्या आप अनारकी चाहते हैं?
क्या पुलिस के लोग जो इसकी तारीफ कर रहे हैं, जो मीडिया के लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम हिंदुस्तान के दस्तूर की आर्टिकल 21 की तौहीन कर रहे हो। हिंदुस्तान के दस्तूर की आर्टिकल 21 कहती है कि इंसान की जिंदगी उसका फंडामेंटल राइट है। हम किसी शख्स अगर कोई पुलिस की जान लेता है तो हम उसकी तारीफ नहीं करते। क्या हमने मजम्मत नहीं की वो जो दो जालिम सूर्यापेट में 4 पुलिस वालों को मारे? हमने मजम्मत की। बीजेपी के लीडर कहते हैं कि मजम्मत नहीं की, अगर तुम्हारे कान को कम सुने आता है तो हम क्या करें? हमने मजम्मत की। वो कौन दहशतगर्द थे? वो बैंक को लूटने वाले थे, चोर थे वो, जो पगडंडी के बैंक में 40 लाख लूटे उन लोगों ने। और उसमें एक ऐसा ही मुसलमान मारा गया जिसका नाम सिद्दीक अली था। आपको मालूम? महबूब नगर का सिद्दीक अली, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस मारा गया, उसमें शहीद हो गया सिद्दीक अली। क्या आपको मालूम कि सिद्दीक अली को जब जख्मी हालत में ये दवाखाने को लेकर गया तो उसी दिन उसकी बीवी को दवाखाने में शरीक किया गया। जिस दिन सिद्दीक अली शहीद हुए उस दिन उसकी बीवी ने एक बेटे को जन्म दिया, पैदा किया। बताओ फिर ये क्या है, मुझे बताओ। तो हम मीडिया के लोगों से कहना चाह रहे हैं कि आप इसको सिर्फ मुसलमानों का इशू मत मानो, ये इंसानियत का इशू है, ये ह्यूमन राइट्स के वायलेशन का इशू है। इसको इस नजर से देखो। आओ इंसाफ की लड़ाई में हमारा साथ दो। जो 17 पुलिस वाले आर्म रिजर्व के थे उनको अब तक सस्पेंड नहीं करती हुकूमत। अगर कोई पुलिस वाला, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट रिश्वत लेते पकड़ा जाए तो पहले उसको सस्पेंड किया जाता। 100 रुपये उसके पास निकले रिश्वत के तो सस्पेंड कर दिया जाता है। यहां पर तो 5 लोगों की जानें चले गई, अब तक सस्पेंड नहीं किए 17 में से। 17 को सस्पेंड नहीं किया। क्यों नहीं किया सस्पेंड? आप एक को सस्पेंड नहीं करेंगे, 2 को, 17 को करो सस्पेंड। क्या एसआईटी करेगी ये? अगर कोई पुलिस वाला सर्विस में रहेगा तो क्या इंक्वायरी होगी, मुझे बताओ? कौन सा इंसाफ होगा? ये इंसाफ की लड़ाई है। 17 पुलिस वालों को पहला काम ये होना चाहिए था कि सस्पेंड करते उनको, मगर लॉन्ग लीव पे भिजा दिए। सुना, मगर ये राइट टू इंफॉर्मेशन का जमाना है। आरटीआई का एप्लीकेशन पड़ेगा, 17 नाम आएंगे और सुबह क़यामत तक वो 17 नाम का नाम लेकर हर इंसाफ पसंद आदमी कोसेगा उन लोगों को, बद्दुआ देगा उन पुलिस वालों को जिन्होंने इस तरह की हरकत की। और तुम्हारी इबरतनाक मौत कुदरत की तरफ से होगी, दुनिया देखेगी इंशाअल्लाह ताला। तुमने हथकड़ियां डालकर गोली चलाई ना, अल्लाह का निजाम है, अल्लाह बताएगा इंसाफ क्या। हम हर जुमे के दिन इमाम की जबान से सुनते, क्या सुनते कि हर जुमे के दिन इमाम बोलता, तमाम मुसल्लियों से फरमाता कि बेशक अल्लाह हुक्म फरमाता है कि तुम अदल और इंसाफ करो और नेकी करो। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि तुम अदल और इंसाफ करो और नेकी करो, इंशाअल्लाह ताला इंसाफ होकर रहेगा। मेरे अजीज दोस्तों, ये इंसाफ की लड़ाई में आपका ताउन चाहिए। इस इंसाफ की लड़ाई में जद्दोजहद करना पड़ेगा। ये इंसाफ की लड़ाई में कई कठिन मरहले आएंगे। हो सकता है कि असदुद्दीन ओवैसी को कुछ हो जाए, हो सकता है किसी को भी कुछ हो जाए, मगर इंसाफ की लड़ाई को जारी रखना पड़ेगा। हो सकता है कि वक्त दरकार लग जाए, हो सकता है कि बहुत टाइम लगे, मगर लड़ना पड़ेगा। इतना स्टेमिना हम में होना चाहिए। इसलिए मुश्तरका मजलिस अमल ने अब्दुल अजीम साहब एडवोकेट से कहा कि अजीम साहब, ये कानूनी कार्रवाई हम आपके पीछे हैं, आप जो वकील को रखना चाहेंगे हम आपके साथ हैं। और आपकी नजर में यह है कि दिल्ली से कोई सीनियर वकला को बुलाया जाए, बुलाएंगे। ये हमारी इंसाफ की लड़ाई है। हम इंसाफ चाहते हैं। हम चीफ मिनिस्टर से भी मुतालबा करते हैं कि आपको
पुलिस की सोच से निकलना पड़ेगा। ये नहीं होना था वाकया, ये बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। उन बच्चों की लाशों को देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि उन्होंने गोलियां चलाई होंगी। आज उनके मां बाप इंसाफ चाहते हैं। यकीनन तेलंगाना में हम तरक्की चाहते हैं, मगर कौन सा तेलंगाना? कहां गए वो लोग जो मुझ पर उंगलियां उठाते थे, जो मेरे बारे में क्या क्या कहते थे? ठीक है, कहते रहो, आज भी तुम कहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जब बड़े बड़ी पार्टी के लोग मुझे नाक सांप कहते हैं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मगर आज सियासत आएगी, सुनहरा मुस्तकबिल होगा। कहां है वो लोग जो अपनी दुकानें चमकाते थे हमको गाली देकर? आज तुम्हारी जबानें क्यों बंद है, बताओ मुझे। कहां गए वो फॉरवर्ड थिंकिंग वाले? कहां गए वो लोग जो कहते थे कि हमारा ये नज़्मुल-ऐन है, नई रियासत बनेगी, मुस्तकबिल अच्छा होगा? तो यही मुस्तकबिल के लिए था क्या कि हमारी बहनें बेवा हो जाएं, हमारे बच्चे यतीम हो जाएं, हमारे मां बाप जिंदा रहते हुए जिंदा लाशों की तरह अपनी जिंदगी गुजारे कि अपने बच्चों को मार दिया गया? याद रखो, तरक्की उसी वक्त होगी जब इंसाफ होगा। जब इंसाफ नहीं होगा, तरक्की नहीं हो सकती। और ये पूरी साजिश है कि नौजवानों के दिलो दिमाग में खौफ को पैदा किया जाए। यही लोग चाहते हैं कि नौजवान कानून को अपने हाथ में ले ले। हम हरगिज कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे, हम लड़ेंगे यहां पर, यह मुल्क हमारा है। याद रखो, हक की कामयाबी होगी इंशाअल्लाह ताला। बातिल मिटने के लिए आया और बातिल मिटेगा, हक की कामयाबी होगी। नौजवानों, अपने दिलो दिमाग में बुज़दिली को या सिस्टम से या मुल्क के खिलाफ अगर कोई तुमको भड़का रहा है तो ये चीजों को पैदा होने मत दो। यकीनन हम गम में हैं, हम तकलीफ में हैं, मगर हम लड़ेंगे, जद्दोजहद करेंगे। डरने और घबराने की जरूरत नहीं मेरे अजीज दोस्तों। यकीनन आज इख्तिदार पर फिरका परस्त ताकतों का कब्जा है। राजस्थान में कंपलसरी बना दिया गया योगा को गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलों में। महाराष्ट्र में बीफ बैन लगाकर 4 लाख के करीब हमारे खुरेश भाइयों को बेरोजगार बना दिया गया। मगर हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ये सबका साथ सबका विकास नहीं है, सबका साथ मुसलमानों का विनाश। ये कब तक चलेगा? यकीनन इंशाअल्लाह ताला। याद रखो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, तुम हमारी तारीख को नहीं जानते, सुन लो हमारी तारीख को। करबला का जिक्र किया, बगदाद का जिक्र हुआ, तारीख हमारी गवाह है। हमारे खून से दरियाओं का पानी लाल हुआ मगर हम खत्म नहीं हुए। हमारे लाश के अंबार लगा दिए गए मगर हम खत्म नहीं हुए। जब तक हम जिंदा हैं मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, दुनिया आबाद है। जब तक हम जिंदा हैं दुनिया आबाद है, हम नहीं तो दुनिया नहीं। अब आप क्या इस पर भी केस बुक करेंगे मुझ पे? भड़काओ भाषण, भड़काओ भाषण। तुम हमारी जबानों में करवाहट तुम पैदा कर रहे हो। एक पुलिस की ऑफिसर लखनऊ में अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कंप्लेंट देते हैं, सीआरपीसी 200 को इस्तेमाल करते हैं। मैं उस आईपीएस ऑफिसर से पूछता हूं, ठीक है तुमने कानून को इस्तेमाल किया, मिस्टर आईपीएस ऑफिसर, तुम्हारी इंसानियत कहां खत्म हो गई थी जब मुजफ्फरनगर में 60 मुस्लिम औरतों को रेप किया जा रहा था? कहां गई तुम्हारी इंसानियत जब मुजफ्फरनगर के खेतों में बगा बगा कर मुस्लिम खवातीन की अस्मतेजी की जा रही थी? तो 200 सीआरपीसी क्या तुम भूल गए थे? तुम याद रखो, तुम कानून को इस्तेमाल करते जाओ, हम कानून को भी इस्तेमाल करना जानते हैं, मगर हम गूंगे नहीं हैं, मुंह में जबान रखेंगे। हमारी मौत हमारी जबानों को खत्म करेगी मगर ये जज्बा खत्म नहीं होगा। जिद्दोजहद जारी रहेगी, लड़ते रहेंगे दुनिया की पूरी ताकत और
कुव्वतों के साथ। कहां ये लोग? अगर तुम मुजफ्फरनगर के उस वाक़े पर कंप्लेन करते तो मैं कहता कि हां, मगर नहीं। हर जगह जहां जाते जैसा शेरवानी को देखते परेशानी, बोलना शुरू करे तो खामोश। मेरे अजीज दोस्तों, इंसाफ की लड़ाई है। मुझे यहां पर फारूक आजम का वाकया याद आ रहा है कि हजरत फारूक आजम उमर खत्ताब रजी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर मेरे दौरे खिलाफत में अगर एक कुत्ता भूखा प्यासा पानी की प्यास की शिद्दत में अगर किसी किनारे तक पहुंचकर मर जाए तो फारूक आजम फरमा रहे हैं कि मुझे खौफ है कि अल्लाह मुझसे पूछेगा कि तुम्हारी जिम्मेदारी थी इस कुत्ते को पानी पिलाना। यह इंसाफ की लड़ाई है, याद रखो। इंसाफ की लड़ाई के लिए हमको आगे बढ़ना है। जाफर पाशा ने कहा कि लोग कम है, ठीक है, अगर इस जलसे में 2 लोग भी होते तो याद रखो मुश्तरका मजलिस अमल अपना काम जारी रखेगी। हम तादाद को देखकर आगे नहीं बढ़ना है इंसाफ की लड़ाई में। हुसूल इंसाफ के रास्ते में कई परेशानी आएंगी, मगर हमको लड़ना है सब्र से और पूरी प्लानिंग के साथ लड़ना है। जो लोग समझते हैं कि हम सही नहीं कर रहे, आप अपना काम करिए, हमको मत सिखाओ, वरना मैं बहुत कुछ बोलना जानता हूं। अभी तो खाली एक इशारा दिया हूं। इंशाअल्लाह ताला ये लड़ाई जारी रहेगी। हम हमारे प्राइम मिनिस्टर से भी एक आखिर में बात की। प्राइम मिनिस्टर मक्का मस्जिद ब्लास्ट में देवेंद्र गुप्ता और लोकेश शर्मा, ये 2 लोग को बेल हो गई मार्च 2014 में। आपको मालूम आपको मक्का मस्जिद के बम ब्लास्ट में देवेंद्र गुप्ता, लोकेश शर्मा पकड़े गए थे। 12 मार्च 2014 को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने बेल दे दिया। ये शिंदे साहब, जिनकी साहबजादी बोली कि हम एंटी नेशनल हैं, उनकी अब्बा जो है होम मिनिस्टर थे इंडिया के। अब्दुल अजीम साहब एडवोकेट यहां पर मौजूद हैं। 90 दिन के अंदर अपील करना था सुप्रीम कोर्ट में देवेंद्र गुप्ता और लोकेश के खिलाफ। शिंदे साहब खामोश हो गए, कुछ नहीं किया शिंदे साहब। अब वहां पर महाराष्ट्र में बोल रहे हैं लड़ रहे, इलेक्शन हमारे खिलाफ लड़ रहे, क्या करेंगे? 90 दिन का टाइम था SLP डालने का, खामोश हो गए। उसके बाद तो मित्रों की गवर्नमेंट आ गई। उनकी गवर्नमेंट आई तो होम मिनिस्ट्री ने कहा नहीं, अपील नहीं करेंगे हम। बताइए आप, ये इंसाफ है क्या? मक्का मस्जिद हमारे अल्लाह के घर में जालिमों ने बम रखा, 9 लोग शहीद हुए, 40 लोग जख्मी हुए। इसी खिलवत का एक मासूम बच्चा था जो 15 पारों का हाफिज था, उसका सर आधा कट गया था। आज उनको बेल हो गई। ना शिंदे साहब अपील करने की इजाजत दिए, अब तो खैर बीजेपी आ गई। अब उन्हीं लोगों के ऊपर, देवेंद्र गुप्ता और लोकेश के ऊपर ख्वाजा अजमेरी सुल्तान हिंद के आस्थाने पर बम रखने का इल्जाम, समझौता ट्रेन बम ब्लास्ट में रखने का इल्जाम, मालेगांव ब्लास्ट का इल्जाम। ये क्या इंसाफ है? इंडिया फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट। वेयर इज इंडिया फर्स्ट? आप अपील करना था सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट में? नहीं करे। लोग हमको बोलते तुम भड़काऊ भाषण देते। अरे बताओ, जब मैं हक को बयान कर रहा हूं ये भड़काऊ भाषण है क्या? मेरे अजीज दोस्तों, इसीलिए हमको लड़ना है और हम तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर से मुतालबा करते हैं, पुलिस के आला ओहदेदारों से, डीजीपी से मुतालबा करते हैं कि इस केस में और 3 बच्चे हैं। 8 लोगों के ऊपर केस था, 3 बच्चे और हैं। इनकी जान का तहफ्फुज कौन करेगा? ऐसे 10 बच्चे और हैं जिनको वरंगल से हैदराबाद को लाकर केस चलाया जा रहा है और वो केस खत्म होने, ट्रायल का उनका काम होने के बाद वरंगल भेज दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर साहब, तेलंगाना के इंसाफ पसंद अवाम आपसे मुतालबा करते हैं कि ये 3 बच्चों को और दीगर बच्चे जो वरंगल की जेल से चरलापल्ली की जेल में हैं, आप चरलापल्ली की जेल में उनको रखो। उनके खिलाफ जो मुकदमा है, चाहे वो टेररिज्म का मुकदमा क्यों नहीं हो, आप रोज पेशी रखाओ, रोज ट्रायल चलाओ। अगर कोर्ट उनको सजा देती तो डालो जेल में, अगर कोर्ट बोलती फांसी पे चढ़ाओ तो फांसी पे चढ़ाओ उनको, मगर हैदराबाद की जेल में रखो। रोज ट्रायल चलाओ। वो बच्चों की जान की तहफ्फुज की जिम्मेदारी अब हुकूमत पर आयद होती है। हुकूमत पर पहले भी थी, अब चीफ मिनिस्टर की बजाते खुद जिम्मेदारी है कि वो हमारे इस मुतालबे का नोट करें। वो 3 बच्चे और वो जो बच्चे जो दूसरे मुकदमात में वरंगल से लाए गए, क्यों नहीं केस चलाते आप? केस चलाओ, रोज चलाओ, सजा दो उनको, हमको इतराज नहीं है, अदालत सजा दो। मगर इंसाफ का तकाजा ये है कि इंक्वायरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए थी। शांडिलिया साहब को रख दिया गया। हम ये भी पूछना चाहते हैं, वो 17 में कितने मुसलमान थे, हम उनको ये भी बता दो। मगर एक बात तो अजीज दोस्तों, दुनिया चाहे कुछ भी समझे, मैं एक बात यहां पर बोलकर अपनी बात को खत्म कर दूंगा कि नौजवानों, पढ़ो, खूब पढ़ो। अगर हो सके तो हाई कोर्ट में क्रिमिनल लॉ की प्रैक्टिस करो। पढ़ो मेरे भाई, पढ़ो, खुदा के लिए पढ़ो, लॉयर बनो, बेहतरीन लॉयर बनो, हाई कोर्ट में जाओ। आज कोई पूछने वाला नहीं है। आंख से आंसू निकल जाते हैं जब हम जाकर बोलते हैं कि केस लड़ो आप, तो बोलते नहीं, जरा हम बिजी हैं, माजरत चाहते हैं। ट्रायल कोर्ट, नामपल्ली कोर्ट में तो बहुत है माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। रफतुल्लाह साहब है, अजीम साहब है, अलीम है, शफी साहब है, मगर हाई कोर्ट में भी तो कोई पाए का होना चाहिए ना। क्या हमारे पास 10-20 नौजवान काबिल नहीं है? यकीनन है। जाओ, तुमको तुम्हारी जरूरत है हाई कोर्ट में। आज ये बच्चों की इंसाफ की लड़ाई कौन लड़ेगा? मुझसे पूछो तुम। कितनी तकलीफ, कितनी परेशानी हमको हो रही है। हमारे पास है ही नहीं। हमारे पास खाली नारे मारने वाले हैं, वो करेंगे, ये करेंगे। अरे नारे मारो मगर पढ़ो। याद रखो, सिर्फ नारों से हासिल नहीं होता, इल्म हासिल करो। ये हमारे लिए हथियार है। खूब पढ़ो, हथियार है ये हथियार जब तुम्हारे पास आएगा तो तुम नाइंसाफियों का मुकाबला कर सकोगे, तुम इंसाफ को हासिल कर सकोगे। और फिर यह भी बात जरूरी है कि आईपीएस ऑफिसर अगर हमारे बच्चे रहेंगे, पढ़े लिखे होंगे, तो वकार को कौन गिरफ्तार किए थे? वकार को कौन गिरफ्तार किए थे? AK खां पकड़े थे। अगर AK खां चाहते तो ठोक देते थे, मगर उन्होंने क्या किया? वो मुसलमान की बात नहीं की। उन्होंने कहा नहीं, इंसाफ का मामला है, हम अदालत में पेश करेंगे। क्या यह कौम और AK खां को पैदा नहीं कर सकती? क्या तेलंगाना के मुसलमानों में कोई ऐसे 100 AK खां नहीं पैदा हो सकते? हो सकते बराबर, और होंगे इंशाअल्लाह ताला। यहां जितने माँ बाप बैठे हैं, अज़म लेकर उठो कि मैं इस जलसे से एक पैगाम लेके जा रहा हूं। और एक दीवाना बक रहा था चीखे मार मार कर, मगर उसकी एक बात में तो दम
अगर उसके 40 मिनट के खिताब में सिर्फ जज्बात थे तो एक बात उसकी थी कि मैं अपने बच्चे को हाई कोर्ट का बेहतरीन क्रिमिनल लॉयर बनाऊंगा, मैं अपने बेटों को या अपनी बेटियों का आईपीएस ऑफिसर बनाऊंगा। बनाओ, ताकतवर बनाओ, पढ़ाओ। याद रखो, इसके बगैर कोई इलाज नहीं है, इसके बगैर कोई काम नहीं हो सकता। आओ मेरे अजीज दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, अपने हौसलों को बुलंद रखो और अल्लाह से दुआ हम करते रहेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस इंसाफ की लड़ाई में हमको कामयाब करे। हम तेलंगाना को सुनहरा तेलंगाना देखना चाहते हैं, हम तेलंगाना को अमन का गहवारा बनाना चाहते हैं। हम हुकूमत के हर काम की तायीद कर सकते हैं मगर एनकाउंटर की तायीद नहीं कर सकते। आज हिंदुस्तान में हमारे वतन अजीज में मुसलमान है तो जिहादी टेरर ऑपरेटिव है, दलित है तो स्मगलर है, गोली मार दो मुंह में उसके। चंद्रा बाबू नायडू, तुम्हारा नाम तो एनकाउंटर बाबू होना चाहिए। एनकाउंटर नारा चंद्रा बाबू नायडू, एनकाउंटर नायडू। 20 दलितों को जो लेबर है, मजदूर है, 20 को मुंह में गोली मार दिए। वाह! मगर एक बात तो मालूम हुई कि रियासत को बनाने से जहनियत में तब्दीली नहीं आती। रियासत तो नहीं बन गई मगर जहनियत तो वही बाकी है। 20 दलितों को स्मगलर कहकर मार दिया गया, अब ट्राइबलों को मारा जा रहा है नक्सलाइट कहकर। क्या यही इंसाफ है? वतन अजीज में क्या इस तरह का सलूक मुसलमानों से, दलितों से, ट्राइबल लोगों से किया जाएगा? इसको खत्म करना पड़ेगा। चंद्रा बाबू नायडू को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी इंशाअल्लाह ताला। 20 दलितों को गोली मार दिए, उनके चेहरे जले हुए, हाथ जला हुआ। और हम हमारे गवर्नर साहब से भी बोल रहे, सर आप भी तो कुछ करो सर, आप हमारे दोनों रियासत के गवर्नर हैं, कभी तो पूछो सर कि क्या हो रहा है यहां पर, कभी तो देखो हमारे दिल पर क्या गुजर रही है। आप तो गवर्नर है ना, आप तो हिज एक्सेलेंसी द गवर्नर है, आपको बहुत पावर्स हैं। हम इसके खिलाफ थे मगर हुकूमत हिंद ने आपको पावर्स दिए। आज शहर का लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी आप पर भी है मिस्टर गवर्नर। वो बच्चों को हैदराबाद लाया जा रहा था, यहां पर केस था मिस्टर गवर्नर, ये आपकी भी जिम्मेदारी है। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे को इंसाफ दिलाएंगे। हम गवर्नर साहब से भी जाकर मिलेंगे मगर ये अवामी एहतजाजी जलसा है, यहां पर पुलिस के बहुत से सैटेलाइट बैठे हुए हैं, छोटे बड़े, दिल्ली के, हैदराबाद के, जहां कहां के बैठे हुए हैं। हम उन सैटेलाइट से बोलना चाह रहे कि रिले करो और याद रखो ये बहुत महंगा, ये बहुत गलत इक़दाम आपने किया। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे इस काम में हमारी मदद करेगा। और मुझे इस मौके पर 2002 की वो लड़ाई याद आ रही है जब इसी मुकाम से अजीज और आजम की इंसाफ की लड़ाई का आगाज किया गया था। मुझे वो जलसा याद आ रहा है जब मरूम कायद सालारे मिल्लत मेरे कायद बैठे हुए थे। मुझे वो जलसा याद आ रहा है कि दारुस्सलाम की सरजमीन पर जब सरजमीन दखन के दो बड़ी शख्सियतें मिली तो मरूम कायद ने कहा कि मौलाना आप मुश्तरका मजलिस अमल के कन्वीनर बनिए। मौलाना आखिल साहब मरूम रहमतुल्लाह अलैह की क़ियादत में हम पूरे आंध्र प्रदेश का दौरा किए थे। सुन लो पुलिस की और हुकूमत के सैटेलाइट वालों, ये वो मुश्तरका मजलिस अमल है। जब चंद्रा बाबू नायडू से मिलने गए थे
तो एक रिप्रेजेंट महजर बनाकर दिए थे चंद्राबाबू नायडू को। तो चंद्राबाबू नायडू को बड़ा शौक था अपने आप को काबिल दिखाने का। उतना काबिल नहीं है उन्हें। हमारा महजर देख के पढ़ रहा हूं, सालार मिल्लत बड़ों की आंखों में आंखें डालकर सालार बोल देते। इन्हों क्या चीज है, उनके ससुरे को नहीं छोड़े थे वो। तो सालार देख के मौलाना को बोले, मौलाना बड़ा गौर से पढ़ रहे हैं इन्हों, बहुत गौर से पढ़ रहे मौलाना इन्हों। तो आखिल साहब बोले, हिज्जे करके पढ़ रहा है इन्हें। अब हम लोग बोले अब हो गया काम, अब यहां पर तो चंद्राबाबू नायडू पूछा वाट वाट। अलार बोले पढ़ो पढ़ो जल्दी हिज्जे करो, मौलाना पढ़ना पढ़ो, खत्म करो, बात करेंगे। हमारे जमात इस्लामी के मलिक साहब थे, उनको जिम्मेदारी दी गई कि तेलुगु में तर्जुमा करो। वो बेचारे समझाए। जब उठ के जा रहे थे, मुझे अच्छी तरह आज भी वो याद है, वो मंजर मेरी आंखों में आज भी है और जब तक मैं जिंदा रहूं रहेगा। मौलाना आखिल साहब ने ऐसा पलटा, ऐसे पलट कर चंद्राबाबू नायडू से कहा, इंशाअल्लाह ताला हम तुम्हारे को इस कुर्सी से उतार कर ही दम लेंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस नेक इंसान की जबान से निकले हुए लफ्ज की लाज रख ली अल्लाह ने। और तारीख ने देखा कि 2002 में हुआ, 2004 में 180 से 44 पे आ गए मिस्टर नायडू। याद रखो, मासूमों को तुम मारोगे तो यही हशर होने वाला है। हम क्या है भाई, हम कुछ नहीं है, वो जात तो अल्लाह की है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत को जब जोश आएगा इंशाअल्लाह ताला, और आएगा जरूर, इंसाफ होगा। जब बड़ों के तख्ते पलट गए तो ये कौन है। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, नौजवानों अपने हौसलों को बुलंद रखिए, अपने हौसलों को बुलंद रखो नौजवानों। यकीनन हमारे दिल रंजीदा हैं, हम तकलीफ में हैं, मगर कानून को अपने हाथ में मत लो। हम जमहूरियत के दायरे में रहकर लड़ेंगे, यही हमारा रास्ता है, यही हमारी कोशिश में कामयाब होते आए हैं और इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे। आप तमाम की दुआ और ताउन की जरूरत है। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।